शिक्षा में क्रांति की तरफ बीजेपी दौड़ रही थी। एक ना अनेक डेवलपमेंट की जो व्याख्याएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस जी ने, कोरोना में सिर्फ ऐसा थोड़ी होगा कि बंद बंद बंद, कोरोना होते हुए भी हम स्कूलें कैसी चालू करेंगे, कोरोना होते हुए भी हम फेरी वालों को कैसा परमिशन देंगे, कोरोना होते हुए भी व्यापार कैसा चलेगा। मुझे मालूम है ये खोचक सवाल है, इसलिए फूल किस तरह से उन्होंने बरसाया ये आपको भी मालूम है, लेकिन मैं इतना कह सकूंगा, थैंक यू। मैं हूं नेहा खान और आप देख रहे हैं कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। एक मिनिट, आज तुम्हाला प्रशांत आमदार साहेब आणि केंद्रीय मंत्री करून हे भेटलं, काय सांगू? किती आनंद आहे? आम्हाला खूप आनंद झाला हे भेटल्याबद्दल, याचे आम्ही खूप आभारी आहे। खूप खूप अभिनंदन वाटतंय आम्हाला आज। नाव काय आपलं? मीरा निलेश जगदाळे। चांगला आनंद वाटला, खुशी झाली भेटीत, चांगलं वाटलं। काय नाव आहे तुमचं? देवका गणेश गुणावर। माननीय नरेंद्रजी मोदी यांचा वाढदिवस काल झाला, पण मोदी साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित या लाभार्थींच्या मेळाव्यासाठी उपस्थित असलेले भारतीय जनता पार्टीचे नेते तथा आपले लाडके आमदार आणि त्यांना आपण विकास पुरुष म्हणता येईल, कारण गंगापूर खुलताबाद विधानसभेमध्ये जेवढा विकास होतो तो दुसरा कुठल्याही विधानसभेत असे विकास पुरुष माननीय आमदार प्रशांत भाऊ, भारतीय जनता पार्टीचे संघटन सरचिटणीस लक्ष्मणराव आवटे, इसलिए आपका अभिनंदन करता हूं। सैदा भाभी, अविनाशी गायकवाड, आमचे सरचिटणीस, तालुक्यामध्ये गंगापूर खुलताबाद विधानसभेमध्ये जेवढे लाभार्थी झाले, मी आमदार साहेब तुमच्या तोंडावर नाही पण सांगू इच्छितो, अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये एवढे कुठे झाले नसतात। त्याचे एकमेव कारण आहे मोदी साहेबांचा मंत्र, देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदी साहेबांचा मंत्र आहे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सर्वांना बरोबर घेऊन, जात धर्म असा कसलाही विचार न करता सर्वांना विश्वासात घेऊन सर्वांचा विकास कसा करता येईल हे मोदी साहेबांनी भाजपच्या कार्यकर्त्यांना शिकवलं। त्याचा एकमेव उदाहरण जर म्हणता येईल तर आपले गंगापूरचे आमदार माननीय प्रशांतजी बनसाहेब। महाराष्ट्र शासनाच्या वेगवेगळ्या योजना, केंद्र शासनाच्या वेगवेगळ्या योजना आणि या योजनेचं जर माहिती जर कुणाला असेल तर आमदार साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये एक संस्था काम करते आणि ती संस्था अनिल घोगे चालवतात। या योजना त्यांना मिळतात आणि त्यांच्या माध्यमातून या विधानसभा क्षेत्रामध्ये काम होते। लाखोच्या वर लाभार्थी या विधानसभामध्ये, आणि मोदी साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त काल आम्ही उज्ज्वला योजनेचा मेळावा घेतला। 2-3 हजार महिला होत्या। गरीब कल्याण योजना म्हणजे जे बिलो पॉवर्टी लाईन आहे त्यांना मोफत अन्नदान देण्याचा मेळावा घेतला। उज्ज्वला गॅसचा मेळावा म्हणजे उज्ज्वला गॅस योजनेअंतर्गत ज्यांच्या घरी गॅस नाही त्यांना सुद्धा गॅस देण्याचं काल आम्ही 30 लोकांना काल केलं। अशा हजारो महिलांना गॅस मिळाला। अशा विविध योजना आता इथे घेता येतं। महिला बचत गट असेल, जिल्ह्यातील 14,000 महिला बचत गट आहे जिल्ह्यामध्ये आणि 1.5 लाख महिला या 14,000 बचत गटामध्ये जोडलेल्या आहेत। त्यांना या ना त्या प्रकारे अनुदान देण्याचं काम आपले अविनाश गायकवाड असतील, ज्योती गायकवाड असतील, त्याचबरोबर आमचे अनिल घुगे असतील, हे सर्वजण माननीय आमदार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली करतात। एवढंच नाही तर
आपल्या सर्वांना कल्पना आहे 2 दिवसापूर्वी देशभरातील बँक अध्यक्षाची मी मीटिंग घेतली आणि त्यामध्ये जनधन योजना म्हणजे सर्वांचे बँकेमध्ये अकाउंट असावे असे माननीय मोदी साहेबांचं स्वप्न आहे. मी फक्त एक आपल्याला प्रश्न विचारतो, आपला बँकेत अकाउंट आहे का नाही? असेल त्याने हात वर करायचा. आपला बँकेत अकाउंट आहे का नाही? ज्यांचा आहे त्याने हात वर करा. हे बघा, सर्वांच्या बँकेमध्ये अकाउंट आणि ज्यांचे नसतील त्यांना सुद्धा आम्ही काढून देऊ, त्याला तुम्हाला काही खर्च येणार नाही. ते एकमेव कारण आहे, जर केंद्र सरकार असेल, राज्य सरकार असेल ही जर योजना सुरू केली तर तुमच्या अकाउंटला पैसे येतील आणि भ्रष्टाचार थांबेल. हा महत्वाचा मुद्दा आहे. त्याचप्रमाणे मोदी साहेबांनी दुसरी योजना सुरू केली, आयुष्यमान भारत. आयुष्यमान भारतच्या माध्यमातून आपल्या घरात जर कोणी आजारी पडलं तर 5 लाखापर्यंतचा विमा आपल्याला मिळू शकतो. त्यासाठी सुद्धा आपल्याला प्रयत्न करायचा. आयुष्यमान भारतचे अकाउंट आम्ही तुम्ही विम्याची नोंदणी करून तुम्ही त्यामध्ये आपल्या योजनेमध्ये सहभागी झालात का नाही याच्याबद्दल मला कल्पना नाही, पण मला खात्री आहे आमदार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या विधानसभेतील जास्तीत जास्त लोक सहभागी होतील आणि त्याचा फायदा घेतील.
आपने बहुत सारे लाभार्थियों को जो तो उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन तक के पहुँचाई, क्या कहें? देखिए, हमारे देश के हिंदुस्तान के पंतप्रधान महोदय श्री नरेंद्र जी मोदी, इनका जन्मदिन, और ये जन्मदिन के वक्त में हमने हजारों लाभार्थियों को कोरोना पीरियड होने के बाद में भी उनके फॉर्म भर के लिए उनको घर तक कुछ न कुछ मिले, ऐसी योजनाएं माननीय पंतप्रधान महोदय और देवेंद्र जी फडणवीस इनके आदेशानुसार हमने तैयार किए थे। आज प्रत्यक्ष रूप से माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री महोदय, अर्थ राज्य मंत्री महोदय भागवत जी कराड़ साहब, इनको हमने यहाँ पे आमंत्रित कर उनके हाथों से सैकड़ों हजारों कामगारों की ये जो संदूकें हैं, जिसमें कम से कम 5 से 7 हज़ार रुपये का पूरा मटेरियल है, हेलमेट है, रेडियम है, हैंड ग्लोव्स है, शूज़ है, ड्रेस है, डिब्बा है, सैक है। इतना ही नहीं तो जो महिला बचत गट है उनको करीबन 25 लाख रुपए का वाटअप आज हमारे हाथों हुआ। इतना ही नहीं, सिलाई मशीन जो हम ज़रूरतमंद जो हमारे दीदियाँ थी, जो हमारी बहनें थी, उनको दिया गया। इतना ही नहीं, जो बालक थे जिनको पढ़ना नहीं आता, जो अंध थे, उनको अलग से किताब जो उनको वैसा पढ़ने आए, ये हमने वाटअप किए। डॉक्टर भागवत कराड़ जी और हमारे सारे दोस्त, हमारे मतदार संघ के सारे पंचायत समिति सदस्य, सारे जिला परिषद सदस्य, मेरे जितने भी चुने हुए लोक प्रतिनिधि और उनसे भी ज़्यादा उनके लिए काम करने वाले कार्यकर्ता, इनके माध्यम से हम ये लाभार्थियों को चुनते हैं। जो ज़रूरतमंद है उनको ये सारे लाभ दिए जाते हैं, और इस हिसाब से आज डॉक्टर भागवत जी कराड़ साहब और हम सब ने इसका वाटअप किया। आगे हमारी योजना ऐसी है कि महिला बचत गटों को मशरूम बनाने के यूनिट्स हमारी तरफ से 40,000 रुपये, भले ही वो 500 महिला आवे तो भी 2 करोड़ 5 करोड़ का वाटअप, उनका सिर्फ 20,000 रुपया और हमारे 40,000 रुपया। इतना ही नहीं तो मशरूम का बायबैक गारंटी, मतलब मशरूम जो तैयार होगा उसे बेचने की भी व्यवस्था हमने तैयार की है। इस हिसाब से गंगापुर खुलताबाद मतदार संघ में हमें अगले 2 सालों में 10,000 महिलाओं को सक्षमीकरण करना है। ये सारी चीज़ें हमारे देश के माननीय पंतप्रधान महोदय और हमारे राज्य के रहे हुए मुख्यमंत्री महोदय और आज के विरोधी पक्ष नेता फडणवीस साहब, इनके आदेशानुसार हम ये सब काम कर रहे हैं। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सर, आपने जैसा कहा नशाबंदी, दारूबंदी, तो ये सिर्फ आपके मतदार संघ तक ही रहेगा या पूरे क्षेत्र में आप करने वाले? देखो, सारे क्षेत्र में अगर मैं करने जाऊं तो पॉसिबल नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरे मतदार संघ में आने वाले दिसंबर से, नवंबर दिसंबर से हर गांव में जहां जहां पे भी दारू बिकती है, वो अवैध रीत्या हो या दुकान हो, दुकान अगर है तो उसको कायदे से लेडी लोगों का आड़ा बाटली करके मतदान लेना पड़ेगा। मतलब खड़ी बोतल और आड़ी बोतल, ये जो मतदान होता है वो लेने की प्रक्रिया हम ये दिसंबर से शुरू कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आने वाले 2 सालों में मतदार संघ की बहुत सारी दारू की दुकानें बंद होगी। सर, जैसे ही एक जब आमदार के इलेक्शन आ रहे थे, इंचार्ज जलील ने भी ऐसी एक रणनीति तैयार की थी कि नशे की सब चीज़ें मैं बंद कराऊंगा। कहीं आपका भी ये इलेक्शन? आपका सवाल बराबर है। देखिए, मैंने आज तक 3 जगह पर मतदान ले चुका हूँ, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आए, जैसा मैंने अभी यहाँ पर घाने गांव में लिया था, पास भी हुआ था लेकिन कोर्ट में जाकर अटक गया, कुछ टेक्निकल मुद्दे आते। अब हमने खुद को रिपेयर किया है। जिकठान में मैंने लिया था, वहाँ पर फेल हुआ। इसलिए फेल हुआ कि वो गांव में बहुत सारे घर पर लोगों की दारू नहीं पीते थे, कम लोग दारू पीते थे। तो लेकिन जो दारू नहीं भी पीते, उनके घर वालों ने मतदान करना चाहिए था, नहीं किया। बाजार सौंगी में लिया था, वहाँ की दुकानें बंद हुई, लेकिन फिर कुछ न कुछ मतलब करतूतें करके उसको चालू करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जितने भी प्रयास कोई राजकारणी लोग करते हैं, हम हटेंगे नहीं, हम डटकर काम करेंगे, हर इसका फॉर्मूला तैयार करेंगे। जब तक ये दुकानें बंद नहीं होती, हमारी सब कोशिशें चालू रहेंगी। लेकिन आप किस हद तक इसको मानते हैं कि ये काम सक्सेस होगा? कोरोना काल के अंदर अगर सबसे पहले कोई चीज़ शुरू की गई तो वो दारू की दुकान ही थी। तो आपको ये लगता नहीं है कि सर के महाराष्ट्र में जो टैक्स आता है, महाराष्ट्र का 1 रुपये में 12 हिस्सा जो है तो दारू की तरफ से आता है? नहीं, ये गलत है। रुपये में का 12 हिस्सा नहीं आता, लेकिन 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपया
ये दारू के उत्पादन शुल्क में से गवर्नमेंट को आता है। यही तो हमारा दुर्भाग्य है कई सालों का कि आज हमने देखा होगा सारा बंद था लेकिन दारू के टैक्स पे हमारा राज्य चल रहा था। ये दुर्भाग्यवश है, लेकिन जो है उस पर काम करना पड़ेगा। आप बता रहे हैं कि भाई ये मुश्किल है और काम मुश्किल है, इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी उसको हाथ में लेती है। आसान काम तो इतर पक्ष कर ही रहे हैं। सर, भागवत कराड़ साहब जैसे मंत्री बने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको मंत्री बना के औरंगाबाद भेजा है, उसके बाद से सभी कार्यकर्ताओं में एक नया अवस्था दिख रहा है, आमदारों में नया अवस्था दिख रहा है। सर, जो काम रुके हुए थे वो काम शुरू हो चुके हैं। सर, आगे की रणनीति क्या है? 2024 की तैयारी है? देखो, राजकीय नेता हम जो होते हैं ना, इलेक्शन खत्म होते ही दूसरे दिन से ही अगले 5 साल की इलेक्शन की तैयारी करते हैं, उसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन चूंकि आपने जैसा कहा कि डॉक्टर भागवत कराड़ साहब हमको मंत्री के रूप में, और सिर्फ मंत्री नहीं, केंद्रीय अर्थ राज्य मंत्री, आप समझ सकते हो इसका औंधा किस हद तक है। इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप पर जोश है। हमने जिले से शुरुआत की है और आप देखेंगे। और आप और एक बात गौर कीजिएगा, क्या हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे, सब दीन दलित दुबले जरूरतमंद इनके घर तक हम पंतप्रधान महोदय ने ऐलान की हुई चीजें पहुंचा रहे हैं। उसमें हम जात धर्म नहीं देख रहे हैं, जिसकी जरूरत है वहां तक पहुंचा रहे हैं। यही तो बीजेपी की ब्यूटी है। एक आखिरी सवाल थोड़ा हटके है सर, कल मुख्यमंत्री औरंगाबाद शहर में थे, उनके ऊपर जो है तो एमआईएम पार्टी के जो खासदार है और कार्यकर्ता है, उन्होंने जो है तो फूल बरसाया कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट आप कर रहे हैं। पलट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभी आपने डेवलपमेंट देखा नहीं है, अभी तो डेवलपमेंट शुरू होगा। बीजेपी ये चीज़ किस मदद से देखती है? डेवलपमेंट शुरू होने वाला है, ये डेवलपमेंट हो चुका है? क्योंकि आपने भी 5 साल महाराष्ट्र में सत्ता कर। देखिए, दो बातें हैं। गए 5 साल माननीय देवेंद्र जी फडणवीस इस राज्य का नेतृत्व कर रहे थे। आपने देखा होगा सुई से लेके तो मेट्रो तक हर चीज को उन्होंने हाथ डाला। पोखरा योजना जो थी काश्तकारों के लिए, हर 1 एकड़ वाला रहो चाहे 100 एकड़ वाला रहो, नांगर फाड़ हो चाहे ट्रैक्टर हो, हर एक को देने की शुरुआत हो चुकी थी। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के 70 विलेजेस उसमें आ चुके थे। जलयुक्त शिवार में जो पानी बरसा 2 सालों में, जो पानी इकट्ठा हुआ उससे हम 2 क्रॉप ज़्यादा ले पाए। शिक्षा में क्रांति की तरफ बीजेपी दौड़ रही थी। एक ना अनेक डेवलपमेंट की जो व्याख्याएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस जी ने प्रत्यक्ष रूप में कर बताई थी। इसलिए तो उनकी याद आती है। ये 2 साल में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ है नहीं। दुर्भाग्यवश कोरोना 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 ये बातें कर अरे कोरोना तो है ही। कोरोना में सिर्फ ऐसा थोड़ी होगा कि बंद बंद बंद। कोरोना होते हुए भी हम स्कूलें कैसी चालू करेंगे, कोरोना होते हुए भी हम फेरी वालों को कैसा परमिशन देंगे, कोरोना होते हुए भी व्यापार कैसा चलेगा, कोरोना होते हुए भी सब तरह से चीज़ें कैसी चलेंगी, ये काम तो नेतृत्व करना चाहिए। सर, चलते चलते इतना कह दीजिए कि फूलों की जो बरसात है वो फडणवीस जी पे कभी नहीं करे आमदार। जब आमदार थे अपने इंचार्ज साहब, आज जो है तो माननीय उद्धव ठाकरे साहब के ऊपर जो फूलों की बरसात की है, तो डेवलपमेंट कौन कर रहा है सर? आज तक किसी पार्टी ने दूसरे पार्टी के मुख्यमंत्री बोलो या आमदार बोलो उन पर फूले नहीं बरसा, एमआईएम पार्टी ने करके दिखाया। देखिए, आपका सवाल इधर सुनी नहीं आएगा, इसलिए मैं बोलता हूँ। आपका सवाल ऐसा है कि माननीय खासदार साहब इम्तियाज जलील साहब ने जो फूल बरसाए है ना, मुझे मालूम है ये खोचक सवाल है, इसलिए फूल किस तरह से उन्होंने बरसाया ये आपको भी मालूम है। लेकिन मैं इतना कह सकूंगा कि माननीय देवेंद्र जी पे कागजों के फूल कभी बरसेंगे नहीं, प्रत्यक्ष फूल कायम बरसते रहेंगे। दूसरों का मैं नहीं बोल सकता, मेरा कद कम है। थैंक यू। इसी के साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। कौमी सियासत आप तक, आवाज आप ही की, आप तक पहुंचाएंगे हम। आप हमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर इन सभी पर